नमस्कार दोस्तों, मैं जया सिसोदिया सूर्योदय बैच में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप लोग का जो है कि यश दसों दिशाओं में फैला रहे। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ जो है कि आपको यात्रा करवाते हैं। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वह टॉपिक है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। तो जैसे आप नाम से जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या होगा कि तो समाज में सुधार होगा और कि तो धर्म में सुधार होगा। और यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो 19वीं शताब्दी में चलाया गया है। यह एक बहुत बड़ा आंदोलन है जो 19वीं शताब्दी में चलाया गया है बौद्धिक वर्गों के द्वारा, और समाज में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा का विकास हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चलाने के पीछे कारण क्या है या उसके उदय के कारण क्या है। तो देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उदय के कारण तो सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा। यानी कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के उदय के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है वह महत्वपूर्ण कारण क्या है कि हमारे समाज में पश्चिमी सभ्यता के विकास का प्रभाव पड़ा, जिसके कारण सामाजिक धार्मिक चेतना का विकास हुआ। इसके बाद देखिए मध्यम वर्ग का उदय। मध्यम वर्ग का उदय भी एक कारण था। उसके बाद देखिए भारतीयों में आत्म चेतना और राष्ट्रीयता का विकास हो चुका था। ठीक, भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए। उसके बाद जो है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया पक्षपातपूर्ण कार्य, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के पक्ष में भेदभाव का रवैया अपनाया, जिसके कारण जो है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे पड़ा। दूसरा जो है कि मध्यम वर्ग का। तीसरा, भारतीयों में आत्म चेतना और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो पक्षपातपूर्ण रवैया या भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही थी भारतीयों के पक्ष में, इसके कारण जो है कि भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार का आंदोलन जो है कि भारत में चला बुद्धिजीवी वर्गों के द्वारा। तो देखिए, इस सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है, ठीक, जो आप देखेंगे कि भारत की विख्यात है, वो है राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई जिसे हम ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। जिसे हम किस समाज के नाम से जानते हैं? ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। बार बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कि पूछा जाता है इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की, तो आप बताएंगे 1928 में इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। फिर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों, अन्य नाम से भी मैं उनका परिचय करवाती हूँ जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। उनके अन्य नाम देखिए, भारतीय पुनः जागरण का पिता। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारतीय पुनः जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नाम जो आप देखिए कि भारतीय पुनः जागरण के जनक कौन माने जाते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय जो है कि भारतीय पुनः जागरण के जनक माने जाते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय पुनः जागरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? अग्रदूत यानी कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न बनता है सांझ एवं भोर का तारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। युगदूत किसने कहा था राजा राम मोहन राय को? तो सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें क्या कहा था? युगदूत कहा था। उसके बाद देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय का जो जन्म होता है वो बंगाल के राधानगर में हुआ था। राधानगर में हुआ था बंगाल के। देखिए, ये राधानगर चूंकि हुगली जिले में पड़ता है, राधानगर बंगाल के हुगली जिले में पड़ता है, जहाँ पे जो है कि महान विभूति आप देखेंगे राजा राम मोहन राय का क्या हुआ? जन्म हुआ।
ये रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। किस परिवार से थे? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी का मतलब जो है कि अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाने वाले व्यक्ति, अपने विचारों में परिवर्तन नहीं लाने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे। इसके बाद देखिए जानकार, राजा राम मोहन राय जानकार किस किस भाषा के थे? तो देखिए हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा, अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा और फारसी भाषा के जानकार थे। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि टोटल जो है कि इन्हें 17 भाषाओं के जानकार थे। टोटल कितने भाषाओं के जानकार थे? 17 भाषा के जानकार थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद से देखिए इनके कुछ महत्वपूर्ण पत्र और पत्रिका है जो बार बार पूछे जाते हैं, जो बार बार जो है कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी कई बार पूछा गया है कि संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय की जो है कि पत्रिका संवाद कौमुदी है। नेक्स्ट है तुहफतुल मुहाउद्दीन। तुहफतुल मुहाउद्दीन यह किसकी पत्रिका है? यह भी राजा राम मोहन राय की पत्रिका है, तुहफतुल मुहाउद्दीन। उसके बाद देखिए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद देखिए प्रीसेप ऑफ जीसस। प्रीसेप ऑफ जीसस किसकी पत्रिका है? ये भी राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद देखिए मीरातुल अखबार किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। न्यू टेस्टामेंट किसकी है? राजा राम मोहन राय की है। यानी कि एक तरह से पत्रिकाओं के बारे में और जान जाइए। संवाद कौमुदी, तुहफतुल मुहाउद्दीन, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, प्रीसेप ऑफ जीसस, मीरातुल अखबार और न्यू टेस्टामेंट, ये किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की है। उसके बाद देखिए राजा की उपाधि। राजा की उपाधि, तो राजा की उपाधि किसने दिया था? मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने जो है कि राजा की उपाधि दी थी किसको? राजा राम मोहन राय को। यानी कि मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। क्यों दी थी राजा की उपाधि? अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इन्हें ब्रिटेन भेजना था, इसलिए जो है कि मोहन राय के सम्मान में इन्होंने राजा की उपाधि देकर अपने पेंशन को बढ़वाने के लिए ब्रिटेन भेजा। अपनी पेंशन को बढ़वाने के लिए कहाँ भेजा? ब्रिटेन भेजा। और वहीं पे देखते हैं दोस्तों कि राजा राम मोहन राय की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाएगी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाएगी ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पे। तो कई जगह यह भी पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल नामक स्थान पर राजा राम मोहन राय की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ी बात आपके सामने उभर कर आती है कि इन्होंने 1815 में, यानी कि राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आत्मीय सभा की स्थापना की थी जो आगे चल के ब्रह्म समाज के नाम से क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। ठीक, इसके बाद देखिए 1817 में, यानी कि राजा राम मोहन राय ने 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया? तो 1817 में किया गया। राजा राम मोहन राय के सहयोगी कौन थे हिंदू कॉलेज के स्थापना में? तो आप बताएंगे डेविड हेयर थे। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चूंकि शिक्षा से भी संबंधित है और यहाँ पे जो है कि देख रहे हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना भी हो रही है। ठीक, उसके बाद देखिए 1825 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ही वेदांत कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय में, चूंकि कलकत्ता जो है कि बौद्धिक वर्गों का गढ़ माना जाता है कलकत्ता, क्योंकि आप देखेंगे कि ब्रिटिश जब व्यवस्था होती है तो कलकत्ता में ही यह ब्रिटिशर्स का हब बनता है कलकत्ता, और जिसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा डेवलप करते हैं कलकत्ता में। इसलिए जो है कि सबसे पहले जो भी आत्म चेतना, राष्ट्रीय चेतना की विकास उभर कर जो भारतीय जनमानस पे आती है वह कहाँ से आता है? कलकत्ता से ही आता है, क्योंकि कलकत्ता में जो है कि बौद्धिक वर्गों का थिंक टैंक एक तरह से वहीं पे मौजूद था। इसलिए
सबसे महत्वपूर्ण जो भी बातें होंगी वो कहाँ की होंगी, कलकत्ता के। तो 1825 में आपने देखा कि कलकत्ता में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद देखिए 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया। तो देखिए यह बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1829 में एक अधिनियम बनाया गया था 17 के तहत राजा राम मोहन राय के प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किस गवर्नर जनरल ने करता है, तो विलियम बेंटिक करता है, विलियम बेंटिक। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि सती प्रथा का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, सती प्रथा का पहली बार उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। भानुगुप्त के एरण अभिलेख में पहली बार जो है कि सती होने का साक्ष्य मिला है। और सती प्रथा का ऐसा नहीं है कि सती प्रथा का अंत जो है कि भारत में किसी ने अंत करने का प्रयास नहीं किया। आप देखेंगे कि पुर्तगाली भी सती प्रथा का अंत करने का प्रयास करते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाया। उससे पहले आप देखेंगे कि सम्राट अकबर ने भी सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की थी, पूरा कोशिश की थी, लेकिन अंत नहीं हो पाया। अंत जाकर आप देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के काल में समाप्त होता है पूर्ण रूप से। बेंटिक क्यों किया? सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा दोस्तों, सती प्रथा जब उसे कहा जाता है जब जो है कि पति के मृत्यु होने के बाद जो है कि पत्नी चिता पर बैठकर अग्नि स्नान कर ले या आग अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दे और पति के साथ ही मृत्यु हो जाए, तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? सती प्रथा। जबकि समाज में यह एक बहुत बड़ी कुप्रथा के रूप में यह बुराई थी, जिसको राजा राम मोहन राय के प्रयास से समाप्त किया गया। उनके योगदान को आज भी भूला नहीं जा सकता है। दोस्तों आप देखेंगे कि भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से उनका नाम दर्ज है। ठीक, उसके बाद देखिए 1930 में राजा की उपाधि जो है कि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। पहले पीछे भी मैं बता चुकी हूँ क्यों दिया था, क्योंकि उन्हें पेंशन बढ़ाने के लिए जो है कि पेंशन बढ़ाने के लिए उन्हें ब्रिटेन भेजना था, इसलिए वो राजा की उपाधि से सम्मानित करके ब्रिटेन भेजते हैं। उसके बाद जो है कि दोस्तों 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए अब इनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे। इनके मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर करेंगे। और ब्रह्म समाज में और जिनकी देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है तत्वबोधिनी, यह बार बार पूछा जाता है कि तत्वबोधिनी किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है तत्वबोधिनी। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज में इन्होंने केशव चंद्र सेन को दीक्षित किया। ब्रह्म समाज में जो है कि केशव चंद्र को इन्होंने क्या किया? दीक्षित किया। लेकिन आगे चल के जो है कि वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाएंगे किनके बीच? देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच। वैचारिक मतभेद के कारण अब आप देखेंगे कि ब्रह्म समाज क्या हो जाएगा? दो भागों में बट जाएगा, और वह बट्टा कब है? 1865 में। यानी कि आप देखेंगे कि केशव चंद्र सेन और जो है कि देवेंद्रनाथ टैगोर के बीच वैचारिक मतभेद के कारण ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक है आदि ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया और दूसरा जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ही करेंगे, लेकिन जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन करेंगे। तो एक बार और ध्यान दे दीजिए, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। इसके बाद देखिए केशव चंद्र सेन दोस्तों बाल विवाह के विरोधी थे। बाल विवाह के क्या थे? विरोधी थे। बाल विवाह पे ये सबसे ज्यादा काम करते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या हुई कि अपनी छोटी पुत्री का विवाह इन्होंने कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। जब कूच बिहार के राजा के साथ करेंगे तो अब उसका जो है कि परिणाम क्या होगा? गलत निकलेगा, क्योंकि बाल विवाह के विरोधी थे और अपनी स्वयं की पुत्री का विवाह
कूच बिहार के राजा के साथ कर दिया। इसके चलते इनके जो है कि तमाम समर्थक इनसे क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जिस विचार को लेकर आप काम कर रहे हैं उसी विचार का स्वयं ही के द्वारा विरोध कर दिए, जिसके कारण जो है कि समर्थक क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। यही बातें परिणाम यह हुआ कि जब समर्थक नाराज हो गए तो भारतीय ब्रह्म समाज भी दो भागों में बट गया। और वह कब बटता है, 1878 में। 1878 में भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक जो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज के ही नाम से जाना गया और दूसरा जो है कि साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। दूसरा किस नाम से जाना गया, साधारण ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। अब देखिए, एक का नेतृत्व भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे हैं और साधारण ब्रह्म समाज का नेतृत्व आनंद मोहन बोस कर रहे हैं। तो दोस्तों एक बार और रिकॉल कर लीजिए, यानी कि आप देखिए 1815 में इन्होंने क्या किया, 1815 में इन्होंने आत्मीय समाज की स्थापना की। उसके बाद देखिए 17 में क्या किया, 17 में उन्होंने कलकत्ता में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। उसके बाद देखिए 25 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद से 29 में सती प्रथा का अंत इन्होंने किया। 29 में सती प्रथा के अंत किया। 30 में इन्हें राजा की उपाधि दी गई। 31 में 30 में इन्हें राजा की उपाधि, 33 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों अगर ये राजा राम मोहन राय का मोबाइल नंबर है, यदि आप इसे याद कर लेंगे तो राजा राम मोहन राय के से संबंधित पूरे जो है कि तथ्य आपके क्लियर हो जाएंगे। इनका मोबाइल नंबर एक बार फिर से याद कर लीजिए, 18, 15, 17, 25, 29, 30 और 33। अब देखिए 2 काल और बच रहे हैं, 2 काल को भी आप देख लीजिए। ये उनका दूसरा नंबर है, 1865 और 78, ये उनका दूसरा नंबर है। यानी कि देखिए 1865 में आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, वैचारिक मतभेद के कारण। फिर उसके बाद देखिए दूसरा मतभेद 1878 में होता है, यानी कि 1878 में जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक जो है कि भारतीय ब्रह्म समाज कहलाया, जिसके नेतृत्व केशव चंद्र सेन कर रहे थे, और दूसरा जो है कि साधारण ब्रह्म समाज कहलाया, जिसके नेतृत्व आनंद मोहन बोस कर रहे थे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको जो है कि यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोग इसको जो है कि लाइक करते रहिए। इसके साथ ही मैं अपने शब्द को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।